हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पिकल मॉड्यूल की। पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम बाइनरी फाइल्स में रीड, राइट या अपेंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तब आपका क्वेश्चन होगा कि बाइनरी फाइल्स में हम रीड, राइट एंड अपेंड ऑपरेशंस पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम ऐसा नया क्या करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और हम जानेंगे पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम ऐसा नया क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को। आप किसी भी टाइम किसी टॉपिक पर डायरेक्टली जाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली उस टॉपिक पर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में मैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पिकल मॉड्यूल को A to Z पूरा कवर करने वाला हूं। यदि आप इसको पूरा देखकर सारा कुछ सीख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पिकल मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आपको सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन सीखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद सीरियलाइजेशन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मेरे पास पाइथन ऑब्जेक्ट्स है और पाइथन ऑब्जेक्ट्स को मैं स्ट्रीम्स ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सीरियलाइजेशन अलाउज यू टू टेक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स दैट कैन बी सेव्ड टू अ डिस्क और सेंट ओवर अ नेटवर्क। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, हमने बात की थी वेरिएबल्स मेमोरी असाइनमेंट की, जिसमें हमने देखा था लिस्ट मेमोरी में कैसे रहती है। तो आपने देखा कि मेमोरी में जब हम लिस्ट को रखते हैं और लिस्ट के आइटम्स को रखते हैं तो वो ऐसा सिंगल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स नहीं रहता है। कुछ एलिमेंट किसी लोकेशन पे होंगे, कुछ एलिमेंट्स कहीं और लोकेशन पर होंगे। यदि लिस्ट में मैं कुछ अपेंड करता हूं तो वो कहीं किसी और लोकेशन पर जाके सेव होगा। तो जब हमें किसी स्ट्रक्चर को या पाइथन ऑब्जेक्ट को मुझे डिस्क में सेव करना पड़ता है या फाइल में सेव करना पड़ता है, तो मुझे उसको ऐसा सिंगल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स सेव करना पड़ता है। तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोसेस चाहिए जिसका यूज करके मैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकूं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नेटवर्क के थ्रू कहीं भेजना चाहते हैं, उस केस में भी मुझे हमको जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में रहना चाहिए। तो ये प्रोसेस कहलाती है सीरियलाइजेशन। और जब हम पिकल मॉड्यूल का यूज करके सीरियलाइजेशन करेंगे तब हम उसको बोलेंगे पिकलिंग। अब आप जैसे ही देख सकते हैं डायग्राम को, इस डायग्राम का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। माना मैंने अपने फाइल में अपने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में लिख लिया है यूजिंग पिकल मॉड्यूल। सो मैं उसको दोबारा रीड कैसे करूंगा? मुझे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं डीसीरियलाइजेशन। और जब हम पिकल मॉड्यूल का यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे हम अनपिकलिंग। सो द रिवर्स प्रोसेस which takes a stream of bytes and converts it back into the data structure is called deserialization or unpickling. So I hope serialization और deserialization आपको क्लियर होगा कि ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं। पाइथन ने हमको कई सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसका यूज करके हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मार्शल मॉड्यूल है, जेसन मॉड्यूल है एंड पिकल मॉड्यूल है। तो जब हम मार्शल मॉड्यूल का यूज करके सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग बोलते हैं। इसी तरह जब हम पिकल मॉड्यूल का यूज करके सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पिकलिंग और अनपिकलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पिकल मॉड्यूल? So pickle module is a module available in Python standard library। तो पिकल मॉड्यूल आपका पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पिकल मॉड्यूल भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। आपको इसको अलग से पीआईपी के थ्रू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पिकल मॉड्यूल is used for serializing a Python object structure and write it into a binary file on disk और transfer it over the network। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और उसको मुझे फाइल में लिखना है या फिर नेटवर्क पर ट्रांसफर करना है,
तो उसको स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में मैं उसको पिकल मॉड्यूल के थ्रू कन्वर्ट करूंगा तो उसको हम बोलते हैं पिकलिंग या सीरियलाइजेशन। जब उसको मैं वापस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, तो इसको हम बोलेंगे डीसीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग। चलिए हम मेन आंसर पर आते हैं अपने। इसमें ऐसा नया क्या है पिकल मॉड्यूल में? आपने बाइनरी फाइल्स में पहले भी रीड, राइट और अपेंड किया हुआ है, तो इसमें ऐसा नया क्या है? अभी तक यदि आपने मेरे साथ वीडियोस जो मैंने बताए हैं उसमें सारा प्रैक्टिकल्स किया है, तो आपको पता होगा अभी तक जो भी मैं लिख रहा था राइट फंक्शन के थ्रू, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं डेटा अपने फाइल में लिख रहा था। मैंने कोई अदर डेटा टाइप अपने फाइल में नहीं लिखा है। यदि मैंने इंटीजर भी लिखा है तो उसको मैंने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, देन जाके मैंने उसको राइट फंक्शन के थ्रू अपनी फाइल में लिखा हुआ है। तो अब पिकल मॉड्यूल क्या करता है? पिकल मॉड्यूल्स अदर ऑब्जेक्ट्स को या अदर डेटा टाइप्स को मेरी फाइल में लिखने में मुझे मदद करेगा, जैसे कि डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, क्लास ऑब्जेक्ट या अदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स। तो अदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसका लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही ऑब्जेक्ट्स को मैं पिकल मॉड्यूल के थ्रू लिख सकता हूँ, बट ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पिकल मॉड्यूल के थ्रू अपने फाइल में या स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पिकल मॉड्यूल में मेरे पास दो मेथड्स होती हैं, फर्स्ट डंप, सेकंड लोड। तो डंप मेथड का यूज करके मैं सीरियलाइज कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम बोलते हैं पिकलिंग। और लोड मेथड का यूज करके मैं डीसीरियलाइज कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम बोलते हैं अनपिकलिंग। तो आपके पास देख सकते हैं ये दोनों प्रोटोटाइप हैं दोनों फंक्शंस की। तो पिकल डॉट डंप मैं यूज करूंगा। इससे पहले मुझे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन मैं डंप मेथड पिकल मॉड्यूल के अंदर है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ पिकल डॉट डंप। देन मैं यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट दूंगा और मैं यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट दूंगा। पाइथन ऑब्जेक्ट जिसको मुझे सीरियलाइज करना है, और फाइल ऑब्जेक्ट मुझे वह ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू मैंने अपने फाइल को ओपन किया है और जिस फाइल में मुझे लिखना है उसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर दूंगा। सेकेंड मेथड है लोड, जो कि यूज होती है डीसीरियलाइजेशन के लिए या अनपिकलिंग के लिए। तो इसमें मुझे क्या देना पड़ता है? फाइल ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर दूंगा जिस फाइल से मुझे रीड करना है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे वेरिएबल के फॉर्म में रिटर्न करेगा एक पाइथन ऑब्जेक्ट। किसी फाइल में यदि मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं यूजिंग पिकल, सो लोड के थ्रू मैं वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम रीड कर सकता हूँ। उसको हम आने वाले आगे प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। तो ये मेरे पास दो मेथड्स हैं जिसकी प्रोटोटाइप आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राइटिंग एंड अपेंडिंग यूजिंग डंप मेथड। डंप मेथड का यूज करके मैं पिकलिंग या सीरियलाइजेशन परफॉर्म कर सकता हूँ और फाइल में राइट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पिकल को इंपोर्ट करूंगा, पिकल मॉड्यूल को। फिर मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल ओपन की है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि पिकल मॉड्यूल का यूज करके मैं हमेशा ही बाइनरी फाइल पर काम करूंगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही बात की थी कि हम बाइनरी फाइल पर रीड, राइट, अपेंड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैंने राइट बाइनरी मोड में इसको ओपन किया है। तो myfile.dat एक बाइनरी फाइल्स बन जाएगी। देन मैंने यहाँ पर एक D1 डिक्शनरी बनाई है जिसमें मैंने नेम और रोल नंबर लिया है। देन उसके बाद में pk.dump, pk एलियास है पिकल का, और डंप फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पाइथन ऑब्जेक्ट देन फाइल ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले बात की थी। आप देख सकते हैं डेटा टाइप pickle.dump, पाइथन ऑब्जेक्ट देन फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं pk.dump, पाइथन ऑब्जेक्ट D1 देन फाइल ऑब्जेक्ट f। तो ये एक ऑब्जेक्ट D1 को मेरे फाइल f में लिख देगा। f ऑब्जेक्ट जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है myfile.dat में लिख देगा। उसके बाद मैंने D2 डिक्शनरी बनाई है। D2 डिक्शनरी क्या करेगी? pk.dump D2f, मतलब
f जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसमें d2 को अगेन लिख देगा। उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया है। तो इस कोड से मैं दो ऑब्जेक्ट्स को d1 और d2 को अपनी फाइल myfile.dat में लिख रहा हूं। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूं mycode.py। इसमें मैं कोड करूंगा। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा पिकल मॉड्यूल को। इसके बाद मैं एक फाइल ओपन करूंगा। यदि फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो wb मोड में वो क्रिएट हो जाएगी। फाइल का नाम है myfile.dat। dat फॉर्मेट बताता है मुझे कि ये बाइनरी फाइल है। आप कोई और फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। मैंने dat फॉर्मेट यूज किया है बिकॉज इट नोटिफाइज द फाइल टाइप एज बाइनरी। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, f से मेरा फाइल ओपन हो चुका है और f एक ऑब्जेक्ट है जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अब एक डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी में मैं नेम लूंगा, देन रोल नंबर। इसके बाद मैं pk मॉड्यूल दैट इज पिकल मॉड्यूल का यूज करके इसको फाइल में लिख दूंगा। तो मुझे पहले पाइथन ऑब्जेक्ट देना है, देन फाइल ऑब्जेक्ट। तो अब मेरा ये ऑब्जेक्ट d1 फाइल ऐप में लिख जाएगा। चलिए f.close करते हैं, इसको रन करते हैं। f.close से मेरा फाइल क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये मेरा .dat फाइल बन गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसको मैं सबलाइम एडिटर में ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में नोटेशन में मेरा डेटा आ रहा है जो कि पिकल मॉड्यूल के थ्रू लिखा गया है। तो इट इज अनरीडेबल। सो फर्स्ट इट इज प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी दैट नोबडी कैन रीड इट डायरेक्टली इफ दे आर ओपनिंग द फाइल। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करेंगे लोड मॉड्यूल के थ्रू, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए हम इसमें एक और ऑब्जेक्ट लिखते हैं और देखते हैं मेरी फाइल्स में क्या चेंजेस आते हैं। चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ d2। तो मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं और डंप के थ्रू मैं 1 by 1 डिक्शनरीज को अपनी फाइल myfile.dat में लिखूंगा। wb से क्या होगा, मेरी नई फाइल बनेगी और उसमें पहले d1 लिखेगा देन d2 लिखेगा। चलिए इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पर मेरे पास फाइल में नया डेटा भी आ चुका है। तो ये मैंने दो अपने ऑब्जेक्ट्स फाइल में लिखे हैं। आप चाहें तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन आपको हर एक ऑब्जेक्ट 1 by 1 फाइल में लिखना होगा। अब मैं इस फाइल को अपेंड भी कर सकता हूँ। इसको अपेंड करने के लिए मुझे इसको अपेंड बाइनरी में ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर मैं अगेन कोई डिक्शनरी d1 लेता हूँ। इस केस में मेरा क्या होगा, प्रीवियस डेटा सिक्योर रहेगा, प्रीवियस डेटा लॉस्ट नहीं होगा, जो कि wb मोड में हुआ था। wb मोड में एवरी टाइम मेरी नई फाइल क्रिएट होगी तो पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसको अपेंड करने के लिए मैं ab मोड में ओपन करूंगा। देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट नेम लेता हूँ मोहन, इसका रोल नंबर 3, फोर्थ नेम राज, इसका रोल नंबर मैं देता हूँ 4। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया है और फाइल में भी नया डेटा आ गया है। तो ये मेरा था राइटिंग इन दी डिक्शनरी और ये था अपेंडिंग इन दी डिक्शनरी। वी आर अपेंडिंग यूजिंग ab मोड और राइटिंग यूजिंग
WB मोड। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल था डंप फंक्शन का, जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी फाइल में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिक्शनरी यूज किया है, आप इसकी जगह लिस्ट भी ले सकते हैं। एक लिस्ट एक डिक्शनरी इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं अपने फाइल में, और लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो हमने जो बात की थी कि कितने भी डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने अपने सिलेबस में पढ़े हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप डंप मेथड के थ्रू अपनी फाइल में लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अब मैंने फाइल में डेटा तो लिख लिया, डेटा आप देख सकते हैं लिखा है। अब इसको मैं रीड कैसे करूंगा? ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर से रीड होगा नहीं, इसको रीड करने के लिए मैं यूज करूंगा लोड मेथड का। लोड मेथड अगेन मेरा पिकल मॉड्यूल में है। जब हम लोड मेथड का यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और लोड मेथड को यूज कर रहा हूँ। पहले हम इसका प्रोटोटाइप देख लेते हैं। तो पिकल डॉट लोड, और यहाँ पर मैं दूंगा फाइल ऑब्जेक्ट, और वेरिएबल जो ये रिटर्न करेगा उसको मैं वेरिएबल में रखूंगा। तो मैं पीके मतलब पिकल, पीके एक एलियास है, डॉट लोड, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अपने फाइल का ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे D1 रिटर्न कर रहा है। अब ये बात आपको याद रखना पड़ेगी कि जब मैं फाइल को लोड मेथड के थ्रू रीड करूंगा, तो जैसे कि मैंने एक एक ऑब्जेक्ट करके अपने फाइल में लिखे हुए थे, तो एक एक ऑब्जेक्ट करके ये रीड करेगा। यदि मैं करता हूं pk.load_f, तो ये सबसे पहले जो कि मैंने राम लिखा था और रोल नंबर 1 दिया था उसको रीड करेगा। फिर मैं करता हूं pk.load, तो पॉइंटर मेरा आगे चला जाएगा। फिर मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट जो कि मैंने लिखा था सेकेंड डिक्शनरी, उसको रीड करेगा। यदि मुझे थर्ड को करना है तो इसके बाद मुझे फिर से pk.load करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं ऐसा एक फंक्शन बना देता हूं रीड का, def read, दिस इज अ फंक्शन, राइट फंक्शन, दिस इज def write, w नाम दे देता हूं इसको मैं। अगेन एक फंक्शन बनाता हूं रीड, जो कि फिर मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड करने के लिए। रीड करने के लिए जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो वह फाइल रीड बाइनरी मोड में ओपन होगी, क्योंकि मुझे बाइनरी फाइल को रीड करना है, तो इट शुड बी इन RB मोड। फिर मैं क्या करूंगा, डी एक डिक्शनरी है, उसमें मैं क्या दूंगा, pk.load। यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा अपना फाइल ऑब्जेक्ट f। फिर मैं प्रिंट करूंगा d को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर मैं f.close कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन मैंने कोई फंक्शंस कॉल नहीं किए थे, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो चलिए हम फंक्शंस को कॉल भी कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले रीड फंक्शन को कॉल करता हूं। तो आपने देखा इसने मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट रीड किया, क्योंकि जब मेरी फाइल ओपन हुई तो फाइल पॉइंटर कहां पर था, स्टार्टिंग में, और जब pk.load से मेरी फाइल रीड हुई तो उसने पहला ऑब्जेक्ट रीड किया। इसके बाद यदि मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन d2 इज इक्वल टू pk.load, देन यहाँ पर f देना पड़ेगा, देन आई विल प्रिंट d2। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा कोड तो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है आउटपुट। जब मैं इसको रीड करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होकर आए हैं। तो क्या होता है, जब मैं एक बार लोड फंक्शन चलाता हूं तो एक ऑब्जेक्ट रीड होता है। तो इस तरीके से मुझे सारे ऑब्जेक्ट यदि रीड करना है तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम कैसे करेंगे। चलिए हम बात करेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे अपने कोड में एक लूप लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक लूप लगाता हूं while true।
देन मैं अपने कोड को रीड करूंगा। अगेन इस चीज को मैं इटरेट करूंगा। एक कोड को इसको मैं इटरेट करूंगा तो ये क्या होगा, एक रिकॉर्ड को रीड करेगा, उसको डी में रखेगा, देन उसको प्रिंट करेगा। फिर जब सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे तो उसको क्लोज करेगा फाइल को। तो चलिए देखते हैं इस केस में होता क्या है। जब मैंने इसको रन किया और रीड फंक्शन को कॉल किया तो आप देख सकते हैं मेरे सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए, लेकिन लास्ट में एक एरर आया, एंड ऑफ फाइल एरर। इसको एक्सेप्शन बोलते हैं क्योंकि ये रन टाइम पर आया है। रैन आउट ऑफ इनपुट, दैट मीन्स इसको कोई इनपुट नहीं मिल रहा है रीड करने के लिए क्योंकि मेरी फाइल एंड हो चुकी है। तो अब इस एक्सेप्शन को मुझे अपने कोड में हैंडल करना पड़ेगा यदि मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स रीड करना है। तो इस एक्सेप्शन को मैं हैंडल कैसे करूंगा, यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो मैं pk डॉट लोड को प्रिंट कर रहा हूं और ट्राई में अपने कोड को चलाता जाऊंगा और एक्सेप्ट एरर जब मेरी आती है, एंड ऑफ फाइल एरर, तब मैं ब्रेक कर दूंगा कोड को। तो ये सिंपल है। यदि आप नहीं जानते एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है तो आप इतना याद रखिए, जो मुझे कोड में लिखना है वो मैं ट्राई के अंदर लिखूंगा और एक्सेप्ट में मैं या तो यहाँ पर पर्टिकुलर एरर का नाम दे सकता हूँ एक्सेप्शन का, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना कोड लिख सकता हूँ जो मुझे एक्सेप्शन आने पर हैंडल करना है। बिकॉज मुझे पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए ये कोड हैंडल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम दे रहा हूँ जो कि है EOF एरर। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं अपने कोड में क्या चेंज करूंगा, इसको मैं रखूंगा ट्राई के अंदर, एक्सेप्ट में मैं रखूंगा EOF एरर। तो यदि मेरा ये आता है तो मैं इसको कोड को अपने ब्रेक कर दूंगा और आउटपुट देकर ब्रेक करूंगा। एक प्रिंट लिख देता हूं यहां पर, रीच्ड एंड ऑफ फाइल। चलिए अब कोड को रन करते हैं हम और फंक्शन रीड को कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार मेरा एक्सेप्शन नहीं आया क्योंकि मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है अपने कोड में यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। सो ये मुझे बता रहा है रीच्ड एंड ऑफ फाइल। तो इस मैसेज को यदि मैं हटा दूं तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, चलिए रीड। तो आप देख सकते हैं अब मेरे सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए और लास्ट में मैसेज भी नहीं आ रहा है। तो ये कोड आपको मल्टीपल रिकॉर्ड या सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए यूजफुल होगा। अब हम बात करते हैं कि पिकल मॉड्यूल में कमियां क्या क्या हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आप इसका यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने फाइल में लिख सकते हैं, उसको सीरियलाइज करके। जैसे कि मैंने डिक्शनरी बाय डिक्शनरी 4 डिक्शनरीज को सीरियली लिखा है। लेकिन यदि मैं चाहूं कि किसी बीच वाली डिक्शनरी को अपडेट करूं तो क्या होगा, जब मैं किसी बीच वाली डिक्शनरी को अपडेट करता हूं तो पर्टिकुलर डिक्शनरी का साइज उसमें फिक्स है। देखिए अभी इस कोड को यदि मैं ऐसे एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पर मैं प्रिंट करता हूं f.tel मुझे मेरे फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता है। यदि आपको टेल और सीक नहीं पता है तो आप अगेन मेरे वीडियो में ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं लिंक पर क्लिक कर कि टेल और सीक क्या है। इसका यूज करके मैं देख पाऊंगा मेरा फाइल पॉइंटर कैसे मूव कर रहा है, कितने बाइट एक डिक्शनरी को लिखने के लिए ले रहा है जब मैं पिकल मॉड्यूल का यूज करके एक डिक्शनरी को लिखता हूं। तो चलिए रीड फंक्शन को कॉल करते हैं और आप देख सकते हैं मेरा फाइल पॉइंटर 0 से स्टार्ट हुआ। एक डिक्शनरी को लिखने के लिए इसने 41 बाइट लिया। देन नेक्स्ट डिक्शनरी को लिखने के लिए इसने 84 माइनस 41 दैट मीन्स 43 बाइट्स लिया।
तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए अलग अलग बाइट्स ले रहा है। 127 माइनस 84, तो नेक्स्ट को लिखने के लिए अगेन 43 बाइट्स लिया। लास्ट वाले को लिखने के लिए देखते हैं हम 168 माइनस 127, इसको लिखने के लिए अगेन 41 बाइट्स लिया। तो आप देखेंगे ये नेम जो था मेरा 3 बाइट का था, यहाँ पर भी 3 बाइट का था, यहाँ पर ये 5 बाइट का है। तो इस मेरे नेम ने 2 बाइट्स बढ़ाए हुए हैं। तो आपने देखा कि हर एक मेरी डिक्शनरी डिफरेंट बाइट्स ले रही है जब मैं इसको अपने फाइल में लिख रहा हूँ। तो जब मैं अपने फाइल में चारों को सीरियली लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक के बाद एक लिखेंगी। यदि मैं इसको अपडेट करता हूँ, राम का नाम मोहन कर देता हूँ, तो इसमें 2 बाइट्स बढ़ जाएगी, तो ये 2 बाइट्स यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगी, तो मेरा जो सेकंड रिकॉर्ड है वो चला जाएगा, मेरा सेकंड रिकॉर्ड करप्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, अपडेटिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द फाइल कैन कॉज योर फाइल टू बी करप्टेड, आपकी फाइल को करप्ट कर देगा यदि आप बीच में से कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है करप्ट हो, कैन बी करप्टेड। क्या है, जब 3 बाइट का आपने डेटा रिप्लेस किया, 3 बाइट से लिखा, तो उस केस में आपका फाइल करप्ट नहीं होगा। यदि आप 3 बाइट के डेटा को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके आगे जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड के वो आपका वो ऑब्जेक्ट करप्ट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सारे डेटा को एक साथ रीड कर लें और उसमें चेंजेस करके उसको दोबारा अपनी फाइल में लिख दें, या आप उसको किसी आप कोडिंग के थ्रू चेंज करें, देन अगेन न्यू फाइल में लिखें, उसी फाइल में चेंज नहीं होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सिक्योरिटी कंसर्न विद द पाइथन पिकल मॉड्यूल। सो अभी तक आपने देखा कि पाइथन के पिकल मॉड्यूल को हम यूज कैसे करते हैं, उसके थ्रू हम सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन कर सकते हैं, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे python.org पर जाकर, तो इन्होंने एक वार्निंग दी हुई है, द पिकल मॉड्यूल इज नॉट सिक्योर, ओनली अनपिकल डेटा यू ट्रस्ट। दैट मीन्स पिकल मॉड्यूल आपका जो है वह सिक्योर नहीं है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फाइल को, आपके पास कोई फाइल है बाइनरी फाइल, उसको अनपिकल करते हैं, तो ये पाइथन आपको वार्निंग देता है आप उसी को अनपिकल करें यदि आप 100% श्योर हैं उस फाइल में क्या है। नहीं तो क्या होगा, कोई सस्पिशियस कोड रन हो सकता है इस केस में। तो the rule of thumb is never unpickle data that comes from an untrusted source or the transmitted over an insecure network। तो आप उसी डेटा को अनपिकल करें, या तो वो डेटा आपने बनाया है या फिर आपके पास किसी ऑथेंटिक सोर्स से आया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मुझे इस वीडियो में कवर करने थे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।